जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट थर्ड इन्वायरमेंट से संबंधित तीसरे क्लास के बारे में देखा था। आज दोस्तों हम लोग इन्वायरमेंट का चौथे क्लास में हैं। और देखिए दोस्तों, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो 2 से 3 क्लास और चलेगा। उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो चैप्टर ये बहुत लंबा है, लेकिन उतना ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो जितने पढ़ना है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और जहां जहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को सिर्फ हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे कि पोल्यूशन क्या है, प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स क्या होता है, यानी कि पोल्यूशन किस कारण से होता है। फिर बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानेंगे, यानी कि जैव निम्नीकरणीय। फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव नवीनीकरणीय। फिर एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारे चीज के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगला क्लास हम लोग दोस्तों वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक क्लास और चलेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट सम्मेलन से संबंधित। और एक क्लास नहीं होगा दोस्तों तो PYQ के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले 3-4 दिन से दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि क्योंकि थोड़ा दूसरे काम में मैं बिजी हो गया था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से हम दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पर्यावरण को कंप्लीट करके तुरंत इंजीनियरिंग ड्राइंग को दोस्तों शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन या प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण हर वो चीज है दोस्तों जो किसी को प्रदूषित करता है, किसी को प्रदूषित करता है। प्रदूषित तो प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या दूषित पदार्थों का प्रवेश है, जिससे जीवित जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या तो नेगेटिव इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो इसका विभिन्न कारण हो सकता है, इसका विभिन्न कारण हो सकता है, यानी कि विभिन्न रूप में हो सकता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन किसको बोलेंगे दोस्तों, जैसे कि एयर पोल्यूशन जो शुद्ध हवा है जिसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें अनवांटेड चीज मिल जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। एयर पोल्यूशन, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस होता है। लेकिन इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, जो कि एक दूषित गैस है, ये क्या है, ये क्या है, दूषित गैस है या जहरीला गैस कह सकते हैं। तो ये अगर ऑक्सीजन में मिल जाएगा तो हमारा एयर को क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा। उसी प्रकार वाटर पोल्यूशन होगा। वाटर में दोस्तों पानी में गंदगी मिल जाएगा, यानी कि दूषित हो जाएगा, तो ये वाटर पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन, साउंड दोस्तों देखिए, एक लिमिट स्टेज तक साउंड को सुनते हैं तो वो साउंड ठीक है, लेकिन एक्सेसिव साउंड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, साउंड पोल्यूशन। फिर मिट्टी प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन। फिर लाइट पोल्यूशन। तो ये सारा चीज क्या होता है दोस्तों, पोल्यूशन होता है। देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और साउंड पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये सॉइल पोल्यूशन या लाइट पोल्यूशन से ज्यादा हम लोगों को नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग एयर पोल्यूशन को कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को एक क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। और अगला सबसे पहले बात क्या है दोस्तों कि पोल्यूटेंट्स। हमने पहले क्या देखा कि पोल्यूशन क्या होता है, तो पोल्यूशन के अलावा क्या है, पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट यानी कि दोस्तों प्रदूषण का जो कारण बनता है, प्रदूषण का जो कारण बनता है वो क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है, जिसकी वजह से मतलब कि दोस्तों पोल्यूशन होता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन हमारा किसकी वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें मिल गया तो वो क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। तो पदार्थ का वह रूप जो जैविक या अजैविक हो सकता है, यानी कि सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। या तो वो ऊर्जा के, अगर ऊर्जा के रूप की बात करें, यानी कि पदार्थ का दोस्तों जो रूप है पोल्यूटेंट्स का, वो जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, रेडियो धर्मिता हो जाएगा, या तो फिर ऊर्जा का जो अन्य रूप हो सकता है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट जिसको हम
कहेंगे, जिसकी वजह से यानी कि दोस्तों पोल्यूटेंट पोल्यूशन होता है या प्राकृतिक का असंतुलन पैदा हो जाता है। तो किसकी वजह से? तो वो जैसे कि देखिए दोस्तों, कोई कोई पसंद करता है कि शांत स्वभाव से रहे, यानी कि साइलेंट, एकदम चुपचाप शांतिमय में रहे। अगर उसके सामने ध्वनि उत्पन्न होता है या तो उत्पन्न होता है, तो उसे क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? उसे डिस्टर्ब होता है। जैसे कि एक कक्षा की बात करें, स्कूल की बात करें, जहां पे पढ़ाई होता है, वहां पे अगर साउंड बजाया जाए तो वहां पे क्या होगा? पोल्यूशन होगा, क्योंकि स्कूल या शिक्षा का माहौल क्या होता है? शांत में ग्रहण किया जाता है। तो वहां पे ध्वनि होगा तो क्या है? वो पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो वहां पे ऐसा माहौल नहीं है कि वहां पे प्रदूषण किया जा सके। यानी कि प्रकृति को क्या करेगा? असंतुलन पैदा करेगा। तो वो चीज क्या कहलाता है? प्रदूषक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषक कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रदूषक दोस्तों जैसे कि इसका कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि ये आधार स्वरूप के पर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में होगा। फिर उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर निर्भर करता है। तो अवस्था पर निर्भर करता है कि अवस्थान के सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकता है। तो सबको दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्वरूप के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म, कि किस फॉर्म में होता है। तो देखिए, पहले क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, या तो प्राथमिक प्रदूषक। दूसरा क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो फॉर्म में निकला वो उसी फॉर्म में रहेगा। प्रदूषक के मूल स्वरूप में रहते हुए भी प्रदूषण होता है, यानी कि जिस फॉर्म में प्रदूषक निकलेगा वो उसी फॉर्म में रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाता है। जैसे कि डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिस फॉर्म में निकलता है, ये उसी फॉर्म में ही क्या है? ये पोल्यूटेंट के रूप में काम करता है, और हमारे वायुमंडल को, वायु को, ऑक्सीजन को क्या करता है? प्रदूषित करता है। क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो ये डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट या तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? जो प्राथमिक प्रदूषक है ना, यही हमारा परिवर्तित होकर के द्वितीयक बनता है। वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों के एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने पर वायुमंडल में बनता है, मतलब इसी से आगे चल करके ये प्रदूषित के रूप में बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में कहलाएगा। जैसे कि देखिए, पेरोजैक्साइल नाइट्रेट्स, एसिड रेन, सल्फेट एरोसॉल, तो ये सब क्या है दोस्तों? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। यानी कि इसी का प्राइमरी फॉर्म से क्या बनता है? सेकेंडरी फॉर्म में आने की ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला फॉर्म हमारा क्या है दोस्तों? उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब दोस्तों, कोई नेचुरल पोल्यूटेंट होता है और कोई मैन मेड पोल्यूटेंट होता है। यानी कि नेचुरल मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो खुद ब खुद जो प्रदूषक उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल कहलाता है, नेचुरल पोल्यूटेंट। और जो मानव द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाएगा? मैन मेड पोल्यूटेंट। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, हम अगर प्राकृतिक रूप से पाए जाने प्रदूषकों की बात करें तो वो क्या है? राख है, कालिक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नमक स्प्रे है, ज्वालामुखी है, दहन जैसे गैसें शामिल है, जैसे शामिल है। तो प्राकृतिक क्या होता है? ज्वाला फटता है। तो ज्वालामुखी जो फटता है उसके बाद वो क्या होता है? नेचुरली होता है, दहन होता है। तो वो सब ये सारी चीजें क्या होता है? नेचुरली होता है। तो जो नेचुरली होता है वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पोल्यूटेंट कहलाएगा, नेचुरल पोल्यूटेंट कहलाएगा। दूसरा क्या है? मानव निर्मित। तो मानव निर्मित यानी कि दोस्तों हानिकारक पदार्थ जो मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित होते हैं और पर्यावरण में छोड़े जाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, या तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये डायरेक्ट मनुष्य द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे व्हीकल चलता है। व्हीकल आने की गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े ट्रक, ट्रक हो गया, मर्सिडीज हो गया, यानी कि बहुत सारी गाड़ियां चलता है। तो बहुत सारी जो गाड़ियां चलता है दोस्तों, तो जो वाहन होता है वो क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और जो इंडस्ट्री होता है अधिकतर क्या करता है? इंडस्ट्री वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। तो ये सारी गैसें क्या होता है? हमारे यानी कि मैनमेड है, मनुष्यों द्वारा। जैसे कि इंडस्ट्री चला रहा है, कौन चला रहा है? मनुष्य चला रहा है, तभी ना ये सारी गैस निकल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? मैनमेड प्रदूषक कहलाएगा, यानी कि मानव निर्मित प्रदूषक के रूप में जाना जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों कि अवस्था पर निर्भर करता है। तो अवस्था कहने का दोस्तों पोल्यूटेंट या तो वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड के फॉर्म फॉर्म में की बात करें दोस्तों, तो धूल कण हो गया, एरोसोल हो गया, उद्योग अपशिष्ट और शीशा हो गया। ये सारी चीज क्या है दोस्तों, सॉलिड पोल्यूटेंट से। जैसे कि लिक्विड पोल्यूटेंट्स की बात करें तो पानी पानी में अमोनिया, ये क्या है, पोल्यूटेंट है। यूरिया, नाइट्रेट, ये सारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये हमारा लिक्विड पोल्यूटेंट कहलाएगा। अगला क्या है दोस्तों, गैसियस पोल्यूटेंट। गैसियस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया। ये क्या कहलाता है, हमारा गैसियस पोल्यूटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैसियस पोल्यूटेंट के रूप में जाना जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो हमने जो फॉर्म होता था पोल्यूटेंट का, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय दोस्तों, यानी कि जो वैसे प्रदूषक, जैसे कि जो वैसे प्रदूषक दोस्तों, जैसे कि घर से हम लोग क्या करते हैं, जो जो डेली वेस्ट होता है हम लोग का घर का, जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, जितने भी दोस्तों घर का जो वेस्ट होता है, वो क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जैव अपशिष्ट। जैव अपशिष्ट। और ये हमारा क्या होता है, वातावरण में मिल जाता है। तो वातावरण में मिलने की वजह से ये क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय। यानी कि जो हमारे घरों से जो अपशिष्ट निकलता है, जैसे कि खाना हो गया, खाना पीना बनाने के अलावा जो केले का छिलका हो गया, यानी कि फूड वेस्ट, फूड वेस्ट जो होता है, वो सारा सारा क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाता है, या जैव अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। इसको देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। इन जैव अपशिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इससे दोस्तों आराम से डिकम्पोज किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है। इसे आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाता है। इस कचरा सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित या अवक्रमणित किया जा सकता है, यानी कि डिकम्पोज हम इसको कर सकते हैं। जो माइक्रो, यानी कि देखिए दोस्तों, ये कचरा होता है ना, इस कचरा को अगर हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो ये एक प्रकार का उर्वरक बन जाता है। क्या बन जाता है, जो भी जो होम फूड वेस्टेज होता है, इसको जमीन में गाड़ देने के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस पर बैठ करके इसको खा के क्या करता है, इससे डिकम्पोज कर देता है, यानी कि अपघटित कर देता है। और अपघटित करने के बाद ये क्या करता है, एक फर्टिलाइजर के रूप में बन जाता है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जिसको हम क्या कह सकते हैं, उर्वरक के रूप में बन जाता है। उर्वरक बन जाता है, यानी कि खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम आगे कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। लेकिन एक क्या होता है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि अजैव निम्नीकरणीय, यानी कि अजैव, अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। तो अजैव निम्नीकरणीय कहना का देखिए दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि इसमें क्या होगा, इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसमें प्लास्टिक होता है, जो भी प्लास्टिक बोतल वगैरह होता है या प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट होता है, वो सारा चीज क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय होता है। अजैव निम्नीकरणीय होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। इसे अगर जमीन के अंदर हम काट देंगे तो ये मिट्टी को प्रदूषित करेगा, ना कि ये मिट्टी के में उर्वरक का निर्माण करेगा। यानी कि ये अपशिष्ट जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है उसे अजैव निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप के फॉर्म में जाना जाता है। अब गैर बायोडिग्रेडेबल या तो गैर अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जिन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। देखिए यानी कि दोस्तों इसे रिसाइकल कर सकते हैं हम, इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ कुछ को रिसाइकल किया जा सकता है, कुछ को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जिसे रिसाइकल किया जा सकता है उसे पुनर्चक्रण क्या कहेंगे हम, जिसे नहीं किया जा सकता है उसे नॉन रिसाइकल वेस्ट कहेंगे इसे।
जैसे जो रिसाइकल किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, रिसाइकल किया जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिसाइकल वेस्ट, उसे रिसाइकल वेस्ट बोलेंगे। लेकिन जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उसे नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट कहेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो गया था दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। यानी कि दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, और जो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ये वातावरण को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो ये किसे प्रदूषित करेगा, मिट्टी को प्रदूषित करेगा, क्योंकि ये जमीन पे रहेगा तो जमीन पे सॉइल प्रदूषित करेगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, यहां से हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन शुरू होता है। क्या होता है शुरू, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है दोस्तों, यानी कि वायु की गुणवत्ता में गिरावट और उससे जीव समुदाय को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषक कहा जाता है। उसे वायु प्रदूषक कहा जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, एयर पोल्यूशन क्या है हमारा, जैसे कि वायु हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वायु के कंपोनेंट में क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो कि 78%, ऑक्सीजन जो होता है वो 20 के यानी कि 21% के आसपास होता है लगभग, और ये अदर गैसेस होता है वो 0.17% के आसपास होता है, और ऑर्गेन जो होता है 0.90 के आसपास होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% के आसपास होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का सॉरी एयर का क्या हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। एयर क्या क्या है, कॉम्पोजिशन हो गया। अगर इसके अलावा इसमें अगर की बात करें दोस्तों, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, मिल जाता है, तो इसका मतलब वो एयर को क्या कर रहा है, दूषित करता है। एयर को क्या करना है, प्रदूषित करना है, तो वो क्या कहलाएगा, एयर प्रदूषण कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मिल गया ऑक्सीजन में, वायु में, तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो ये सारी की चीजें क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाएगा, जो कि वायु को प्रदूषित करेगा। वायु को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। यानी इन सारी चीजों के अलावा अगर अन्य चीजें आ जाती है, वायु में मिक्स हो जाता है, तो वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है वायु। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें दोस्तों हम एयर पोल्यूशन की बात करें, किसकी दो तरीके से हो सकता है। पहला एक नेचुरली हो सकता है, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से रीजन हो सकता है इसका। और एयर पोल्यूशन का एक मैनमेड तरीका हो सकता है, यानी कि मनुष्यों द्वारा भी प्रदूषित किया जाता है और नेचुरली भी प्रदूषित होता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन पहले अगर बात करें दोस्तों, तो जंगल की आग यानी कि वाइल्ड वाइल्ड फायर्स, यानी कि जंगल में देखिए दोस्तों, जे अब तो गर्मी का दिन आ रहा है दोस्तों, तो अब बहुत सारे न्यूज सुनेंगे कि यहाँ पे आग लग, इस जंगल में आग लग गया, उस जंगल में आग लग गया। तो जंगल में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी सूखी लकड़ियां होता है, तो और जो सूखी लकड़ियां आपस में टकराती हैं, रगड़ होता है, तो उसमें आग उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। यानी कि ये ऑटोमेटिक नेचुरली होता है, इसको कोई आग लगाता नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाता है, और जो पार्टिकुलर मैटर होता है वो भी फैल जाता है, और वाष्पशील कार्बन यौगिक होता है, वाष्पशील वो भी हमारा क्या होता है, वायुमंडल में फैल जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये नेचुरली जंगल की आग हो गया। दूसरा जो नेचुरली क्या है दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट है। जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों, तो उससे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। उसके साथ साथ क्या निकलता है, जो अस होता है, राख होता है, वो निकलता है, और अदर टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैसें भी निकलती है, जिसकी वजह से वायु को क्या करता है, प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वोल्केनिक की बात करें या ज्वालामुखी फटने की बात करें, तो ये तो नेचुरली होता है, ये तो मनुष्य के द्वारा वोल्केन को या ज्वालामुखी को तो फोड़ा नहीं जाता है, ये नेचुरली होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वायु हमारा जो वायु प्रदूषित होता है वो नेचुरली प्रदूषित होता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरली प्रदूषित होने का कारण हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब नेचुरल एयर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो उससे इफेक्ट जानेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन भी जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर ये नेचुरली वोल्केनिक फटा या सल्फर डाइऑक्साइड निकला या कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, तो इससे हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, इसमें हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या करेगा, ये हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना यानी कि श्वसन संबंध रोग। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ऑक्सीजन हम अगर सांस लेते हैं वायु को, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे अंग के लिए उपयोगी है। अगर यहाँ से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लेते हैं, तो ये हमारा दोस्तों वायु टॉक्सिक गैसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, टॉक्सिक गैसेस है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हमारे श्वसन
से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करेगा। उसके अलावा दोस्तों आंख, नाक और गले में जलन होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जरूरत ही नहीं है इसका, तो फिर ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है नुकसान करेगा। और हृदय संबंधित जोखिम में भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा, यानी कि इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बीमारियां हमारे शरीर में ये प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा अगर हम इन सारे प्रदूषित ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो। अगला हमारा क्या दोस्तों, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, यानी कि ये हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमने देखा कि हमारे स्वास्थ्य पर आंख, नाक, गले में बीमार हो सकता है, हमारे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकता है, हृदय संबंधित रोग संबंधित रोग हो सकता है। ये हमारे हेल्थ से संबंधित हो गया। लेकिन ये पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, तो ये पर्यावरण पर दोस्तों किस प्रकार से प्रभाव डालता है, पर्यावरण प्रभाव वनस्पति और फसलों को नुकसान कर देगा। फिर अम्लीय वर्षा मिट्टी और जलीय को निकायों को नुकसान पहुंचाती है। दृश्य और वायु गुणवत्ता में कमी कर देगा, वायु को क्या करेगा दोस्तों, प्रदूषित कर देगा, ये वायु को वायुमंडल प्रदूषित करेगा। फिर मिट्टी को करेगा, फिर अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा देखिए दोस्तों, हम लोगों को अम्लीय वर्षा, इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन डिप्लीशन, ये भी चीजें इनमें पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आगे हम लोग अम्लीय वर्षा के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमारे जलवायु में क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्लाइमेट इफेक्ट्स, यानी कि हमारे जलवायु में कैसे प्रभाव डालता है, ये नेचुरल जो एयर पोल्यूशन होता है वो कैसे प्रभाव डालता है। तो पहला दोस्तों पॉइंट क्या है कि जलवायु प्रभाव बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान पड़ेगा। देखिए तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी हमारा, यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी हम आगे देखेंगे। अम्लीय वर्षा को देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा को देखेंगे, फिर ग्रीन हाउस गैस भी देखेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग को भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ओजोन डिप्लेशन भी देखेंगे कि ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकता है। तो ये सारी इम्पैक्ट किसकी वजह से होगा, नेचुरल एयर पोल्यूशन की वजह से क्या करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, फिर हमारे जलवायु में भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अगला हमारा टर्म क्या है दोस्तों कि एयर पोल्यूशन जो है ड्यू टू मैन मेड रीजंस, यानी कि मनुष्यों द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है उसका रीजन क्या क्या है। पहला चीज देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल इमिशन, यानी कि औद्योगिक उत्सर्जन, यानी कि दोस्तों हम बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो कोयले से चलता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में लगभग दोस्तों उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हीट के फॉर्म में होता है, और अगर हमें हीट चाहिए तो हीट को उत्पन्न करने के लिए हमें कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोयले को जलाना पड़ता है। तो कोयले को जब जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गैस उत्पन्न होगा, तो उसमें से बहुत सारे गैस उत्पन्न होगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलर मैटर हो गया, और अन्य सारे प्रदूषक को क्या करता है इंडस्ट्रियल में निकलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अम्लीय वर्षा होता है, धुंध यानी कि कोहरा होता है, श्वसन संबंधी बीमारियां में योगदान करता है। तो ये इंडस्ट्रियल इमिशन की वजह से होता है। तो इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, मनुष्यों द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनमेड रीजन होगा। तो दूसरा क्या है, व्हीकल इमिशन, यानी कि जो गाड़ियों द्वारा, वाहनों द्वारा बहुत सारे गैसेस निकलता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, फिर वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैनमेड पोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि व्हीकल कौन चलाता है, मनुष्य चलाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। तो ये क्या हो गया, वाहन उत्सर्जन, वाहन उत्सर्जन हो गया, मतलब वाहन से निकलते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि और क्या क्या तरीका है जो मनुष्यों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। पहली चीज दोस्तों, वनों की कटाई, वनों की कटाई, देखिए दोस्तों वनों की कटाई अगर होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के, देखिए पेड़ पौधे जो होता है दोस्तों क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि पेड़ पौधे जब अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल, और ये H2O को लेकर के फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके हमें ऑक्सीजन के रूप में प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमें देता है। तो अगर वनों की कटाई को करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का
खपत क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करता है, पेड़ पौधे अवशोषित करता है। और अगर हम पेड़ पौधे को काट देंगे, वन की कटाई करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेगा, और अवशोषित नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। तो पेड़ पौधे को कटाई को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और हमें जितना से ज्यादा होना चाहिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हो सके जितना जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, विमानन और शिपिंग, जैसे कि हवाई जहाज और जहाज बड़ी मात्रा में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर यौगिक छोड़ते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जहाज होता है दोस्तों, तो वो उसमें भी फ्यूल कंजप्शन होता है, तो वो सारी गैसें छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर जैसे यौगिक क्या करता है, गैस छोड़ता है, जो कि वायुमंडल को या वायु को प्रदूषित करता है। तो इससे भी हमारा क्या होता है, प्रदूषित होता है, जो कि मनुष्य द्वारा है। तो इसका इफेक्ट क्या है दोस्तों, इसका इफेक्ट्स ऑफ मैनमेड एयर पोल्यूशन, तो इससे हमारा क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो नेचुरल प्रोसेस में इफेक्ट होता है दोस्तों, ये भी हमारा मैनमेड एयर पोल्यूशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा होगा, फेफड़ों का कैंसर होगा, हृदय की समस्याएं होगा, स्ट्रोक जैसी बीमारियां होगा, जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग कब होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर का बर्फ जो भी होगा पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा तो समुद्र का पानी का लेयर बढ़ जाएगा, लेयर बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, बाढ़ आने से हमारा क्या होगा, दिक्कत क्या होता है तो आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। फिर बाढ़ आने के बाद स्थल हमारा पानी में डूब जाएगा और किसी प्रकार से दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत जरूरी है। तो अम्लीय वर्षा फसलों को क्या करेगा, फिर नुकसान पहुंचाएगा। मिट्टी हो गया, फिर जल निकायों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें मैनमेड यानी कि एयर पोल्यूशन से हो सकता है। फिर दृश्यता में कमी और धुंध का बनना। देखिए दोस्तों, धुंध कहने का मतलब ये है कोहरा उत्पन्न हो जाएगा और हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कोहरा उत्पन्न हो जाएगा, धुंध जिसको कहते हैं स्मॉग। तो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, इसका क्या है सॉल्यूशन, क्या होगा, यानी कि अगर एयर पोल्यूशन को हमें घटाना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका उपाय क्या होना चाहिए। जिससे कि देखिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, जिससे कि देखिए दोस्तों हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडस्ट्री वगैरह में हम कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोयले के अलावा हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा दोस्तों पोल्यूशन लेस है, इससे जरा भी पोल्यूशन नहीं होता। पवन ऊर्जा की बात करें, जल ऊर्जा की बात करें, तो इससे हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन नाम मात्र भी नहीं होता है, यानी कि पोल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में यानी कि बैटरी वगैरह का वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। करण एवं वन रोपण, यानी कि दोस्तों हमें रिफॉरेस्टेशन यानी कि वन को हमें लगाना चाहिए, या वन को क्या करना चाहिए, हमें रिफॉरेस्टेशन की बार बार हमें जंगल को पुनर्चक्रण या लगाना चाहिए, जंगल को लगाना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, वन रोपण को करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सख्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण लागू करना चाहिए, यानी कि हमें तरह से तरह नियम लागू करना चाहिए, जो प्रदूषण फैलाते हैं उसे रोकना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों आजकल से बहुत सारे व्हीकल हैं जो बहुत सारे धुआं छोड़ते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में दोस्तों ऐसा कर दिया गया है कि अगर किसी गाड़ी में अधिक प्रदूषण निकलता है तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। तो जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अगर प्रदूषण निकलता है तो वहां पे आपकी गाड़ी को तुरंत जाके चेकअप करवाइए, नहीं तो गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। तो इसीलिए तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट रूल हो कुछ होने चाहिए, जिससे क्या है कि प्रदूषण को कम किया जा सके। अपशिष्ट को कम करना और पुनर्चक्रण प्रथाओं को अपनाना चाहिए, यानी कि ऐसे वस्तुओं का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो, यानी कि इस्तेमाल किया हमने फेंक दिया, नहीं। ऐसा कि हम उसको इस्तेमाल किए फिर से उसे हम रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, उपाय हो गया, एयर पोल्यूशन को कम करने का कुछ कुछ उपाय हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमारा इससे संबंधित था दोस्तों। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, उपाय सॉल्यूशन था, जिससे हमने देखा कि कैसे कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारा क्या है दोस्तों, अगला चीज एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जैसे कि देखिए दोस्तों राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता
सूचकांक एक संख्या है जो किसी दिए गए क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को मापता है और संभावित स्वास्थ्य जोखिम को इंगित करता है। देखिए दोस्तों, वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस पाया जाता है, तो जो गैसेस होता है उस गैसेस का मात्रा को मापा जाता है एक अंक के फॉर्म में, संख्या के रूप में, कि अगर किसी की मात्रा का अगर इतना प्रतिशत हो जाएगा, इतना अंक बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसको 6 स्टेज में मापा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 स्टेज में। इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को दोस्तों 0 से लेकर के 500 तक गणना किया गया है। 500 तक गणना इसका किया गया है कि अगर अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है दोस्तों, एक मशीन के रूप में है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक है तो गुड है, यानी कि अच्छा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक है तो वो क्या है? अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 से अगर 100 है तो वो मॉडरेट है, चल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मॉडरेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। लेकिन अगर 100 से 150 तक हो गया तो वो दोस्तों क्या है? अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, यानी कि सेंसिटिव, यानी कि ये क्या है? अनहेल्दी है। किसी विशेष या खास ग्रुप के लिए क्या है दोस्तों? ये अनहेल्दी है, यानी कि अस्वस्थ है, ये अच्छा नहीं है। अगर 150 से, यानी कि दोस्तों कुछ कुछ मात्रा में ये चल सकता है, कुछ के लिए हानिकारक है, कुछ के लिए हानिकारक नहीं है, कुछ के लिए हानिकारक है, कुछ के लिए हानिकारक नहीं है, अगर 100 से 150 तक है तो। लेकिन अगर 150 से 200 तक के रेंज में है तो वो अनहेल्दी है, यानी कि बिल्कुल अस्वस्थ है, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। और 200 से 300 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही अनहेल्दी है। क्या है? बहुत ही अनहेल्दी है, यानी कि अस्वस्थ है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर 300 से 500 के बीच आ गया तो वो एकदम दोस्तों खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है, यानी कि हैजार्डस है, यानी कि दोस्तों तब जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस रेंज तक पहुंच गया तो जीना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर के रूप में हम इसको कह सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये क्या है दोस्तों? मीटर है। ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर है, जिसकी मदद से हम इसको माप सकते हैं। अगर यहाँ पर ये कांटा दिखा रहा है, अगर ये कांटा यहाँ पे रहा तो ये अच्छा है, और इधर बढ़, जिस प्रकार से कांटा बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारे वायुमंडल में उतनी मात्रा में क्या है? प्रदूषित चीजें फैली हुई है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू से हम माप सकते हैं कि वायु हमारा कितना प्रदूषित है और हमारे स्वास्थ्य के लिए जोखिम है, ये इंगित करने का ये काम करेगा। तो ये हमारा क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें और इसके अंतर्गत में एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च किया गया? एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें कब लॉन्च किया गया, तो ये 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 6 अप्रैल 2015, तो 2015 में कौन मंत्री था दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च करने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उस टाइम कौन थे? 6 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अच्छा दोस्तों, ये वाई वॉज द एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च्ड? एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों लॉन्च क्यों करना पड़ा? एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करने, लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गया? देखिए दोस्तों, लोगों को अपने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को समझने में मदद कर सकता है, ताकि कि वायुमंडल में कितने मात्रा में एयर पोल्यूशन है, वो चीजों को हम समझ सकते हैं, ताकि उससे हम सुधार कर सकते हैं किस प्रकार से। तो वो इसलिए हमें जरूरत पड़ा वायु प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, कि हमारा वायुमंडल जो है दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है, तो ये जागरूकता भी बढ़ाना है कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को कार्रवाई करने में सहायता करना है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? जिसकी वजह से, यानी कि ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया जा सके, ताकि हमारे वायुमंडल को बचाया जा सके, यानी कि दोस्तों खुद को बचाया जा सके। वायुमंडल को कहने का मतलब ये कहने का है, यानी कि खुद को, अपने आप को हम बचा सकते हैं, इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और टर्म क्या होता है कि ये काम कैसे करता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये काम कैसे करता है? जैसे कि देखिए, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या है? पहले 8 थे, यानी कि 8 जो 8 तत्व थे जिसे मापा जाता था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 प्रदूषक के डेटा को एकल संख्या, रंग और विकिरण में संयोजित करता है। यानी कि देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो कलर के फॉर्म में दर्शाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दोस्तों? ये मीटर के फॉर्म में दर्शाता है। अगर ग्रीन है तो अच्छा है,
अगर येलो है तो वो मॉडरेट है, अगर ये इस कलर का है यानी कि ये पिंक, पिंक क्या है यानी कि कलर चेंज होता जा रहा है, यानी कि वो लेवल उसका बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या थे, 8 प्रदूषक तत्वों को मापा जाता था, 8 प्रदूषक तत्वों को मापा जाता था। तो वो कौन कौन से थे दोस्तों, तो पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि क्या क्या थे, PM10 और PM2.5, ये दो हो गया। PM कहने का मतलब दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर, तो एक हो गया, दो, और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3, सल्फर डाइऑक्साइड 4, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 5, फिर ओजोन 6, अमोनिया 7 और सीसा 8। ये 8 प्रदूषक थे जो वायुमंडल को क्या कर रहे थे, प्रदूषित कर रहे थे, और एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा मापा जाता था, मापा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, अलावा दोस्तों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि NAAQS क्या है, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। अब देखिए दोस्तों, इसका लॉन्च कब किया गया था, तो इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक 2009 दिशा निर्देशों का एक समूह था, जिसने पूरे भारत में एक समान वायु गुणवत्ता मापक मानक मानक स्थापित किए। ये मानक के अंदर ये प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपी यानी कि दोस्तों ये क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB कहने का मतलब क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए थे, यानी कि 2000 में ये बनाया गया है, ताकि ये वायुमंडल को यानी कि पूरे भारत का वायुमंडल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम टोटल कितने 12 प्रदूषकों को इसके अंतर्गत में रखा गया था, 12 प्रदूषकों को। तो 12 प्रदूषकों में से दोस्तों हमने क्या क्या देखा, 8 तो देखा था, एक PM10 और PM2.5 था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ओजोन अमोनिया था। लेकिन इसमें कौन कौन से जुड़ा है, तो इसमें दोस्तों बेंजीन जुड़ गया है, और बेंजोपायरिन, फिर आर्सेनिक और निकेल, ये 4 नए जुड़े हैं, बाकी पुराने के पुराने सब वही है, वही यानी कि 8 प्रदूषक थे, तो ये 12 प्रदूषक हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 12 प्रदूषक हो गए। तो और ये देखिए, ये हमारा दोस्तों क्या है, टोटल जो है, अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 है, ये PM2.5 है, ये ओजोन है, ये लीड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर अमोनिया है, उसके बाद दोस्तों ये बेंजीन है, फिर बेंजीन पायरीन है, और फिर आर्सेनिक हो गया, और ये निकेल हो गया। ये 12 क्या है दोस्तों, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू से हम वायुमंडल में कितने मात्रा में पोल्यूशन है वो माप सकते हैं। ये इसमें दर्शाया गया दोस्तों डाटा कि यानी कि एनुअल 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में कितना पार्टिकुलेट मौजूद होना चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों कंसंट्रेशन अमेरिका दर्शाया गया है। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, एयर पोल्यूशन से संबंधित कुछ टर्म थे जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों एयर पोल्यूशन से संबंधित सारे कंसेप्ट को जान लिया। अगले क्लास में हम लोग दोस्तों क्या जानेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, वाटर पोल्यूशन, फिर साउंड पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे, ग्रीन गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है वो जानेंगे। फिर उसके अलावा दोस्तों हम लोग ओजोन डिप्लेशन के बारे में जानेंगे, ओजोन लेयर यानी कि डिप्लेशन क्या होता है। इसके अलावा एसिड रेन क्या होता है ये जानेंगे। इसके अलावा हम लोग दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ये क्लास कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक क्लास हम लोग करेंगे जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हमारा दोस्तों एक दिन PYQ का क्वेश्चन चलेगा, PYQ सीरीज चलेगा क्वेश्चन का एक क्लास। उसके बाद एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों इससे। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल मिल रहा है, तो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे ज्वाइन करके आप
पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।